Good morning, students and my dear friends. Today is 5th of October 2023, Thursday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज देयर आर नो ट्रैफिक जैम्स ऑन द एक्स्ट्रा माइल। आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 14 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। गवर्नमेंट एक्सक्लूड्स प्लेन्स फ्रॉम आईबीसी प्रोविजंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ एमसीए ने वेडनेसडे को कुछ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो थे उनको फाइनलाइज करके पब्लिश किया है और उस नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देयर आर सम प्रोविजंस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिसको हम आईबीसी शॉर्ट फॉर्म में आईबीसी के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं आईबीसी के दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ क्राफ्ट, इंजन एंड रिलेटेड पार्ट्स। अभी रिसेंट टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया में एविएशन जो इंडस्ट्री है उसमें हमें कई सारे केसेस जो है वो डिफ़ॉल्ट के देखने को मिल रहे हैं, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है वो गो फर्स्ट एयरलाइन का है। और इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जब एमसीए इस तरह के किसी भी नोटिफिकेशन को पब्लिश कर रहे तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैव द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स ऑफ गो फर्स्ट एयरलाइन। ये गो फर्स्ट एयरलाइन की जो बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स है उनको ये जो नए नोटिफिकेशन है ये सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो जो 3 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया है उसमें मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है कि सेक्शन 14 क्लॉज 1 ऑफ आईबीसी which actually related to moratorium period after the submission of insolvency plea shall not be applicable to the transaction arrangements and agreements related to these sectors. It means aircrafts engines, एयरफ्रेम्स और हेलीकॉप्टर्स इस सेक्टर से रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स हैं, जो अरेंजमेंट्स हैं, उन पर ये मोराटोरम पीरियड यानी सेक्शन 14 क्लॉज 1 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड व्हाट इज दिस मोराटोरम पीरियड? द मोराटोरम प्रोहिबिट्स द ट्रांसफर ऑफ एनी असेट बाय कॉर्पोरेट डेटर्स or bars the recovery of any property by an owner or lessor where such property is occupied by or in the possession of the debtor. It means अगर कोई भी प्रॉपर्टी लोन पर ली गई है और लोन लेते समय उस प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी या एज अ कोलेट्रल डिपॉजिट किया गया है तो उसके लिए ड्यूरेशन होता है मोराटोरम पीरियड। उस पीरियड के तहत कोई भी कॉर्पोरेट डेटर उस पर्टिकुलर असेट से रिकवरी नहीं कर सकता जब तक कि वो मोराटोरम पीरियड के ड्यूरेशन में है। और ये अब जब ये पीरियड जो मोराटोरम मेरा क्लास है सेक्शन 14 क्लॉज 1 इसको एयरक्राफ्ट एयर इंजन के जो सेक्टर्स हैं उनसे हटा दिया गया। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो एयरक्राफ्ट लेसर्स हैं दे कैन नाउ एक्सरसाइज देयर राइट्स टू रिक्लेम द लीज्ड प्लान। उन पर ये जो मोराटोरियम वाला प्रोविजन है ये एप्लीकेबल नहीं होगा और डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द रिवाइवल प्लान ऑफ ग्राउंडेड एयरलाइंस। अगर कोई ऐसी एयरलाइन है जो कि ग्राउंडेड है, जिसकी फ्लाइट्स ग्राउंडेड है, मतलब जो फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टन ऑपरेशनल और फाइनेंशियल फैक्टर्स या बैंकरप्सी में चली गई जिसकी वजह से कई सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो ग्राउंडेड हैं और वो रिवाइवल के लिए वो एयरलाइन सोच रही है, तो इस तरह के रिवाइवल प्लान्स जो हैं इस पर्टिकुलर नए प्रोविजंस के अनएप्लीकेबिलिटी से इम्पैक्ट होंगे। Apart from it, the notification has created the carve out especially for the conventions to keep the aircrafts, air engine, airframes, helicopters of the lessors. तो अब जो अपकमिंग टाइम में अगर हमें गो फर्स्ट का बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स देखने को मिलती है तो उसमें जो भी प्रोविजंस होंगे ये नए प्रोविजंस ये एप्लीकेबल होंगे इंस्टेड ऑफ द previous one. So these are the few important changes, these are the few important provisions that MCA has notified for non-applicability in case of aircraft or helicopters. पहले ये था and setback for go first after this new notification. Impact क्या होगा? India will be viewed as the most secure aviation market by lessors and likely to cut lease rentals for Indian airlines. So definitely airlines
में एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, एक सिक्योर एविएशन मार्केट बनाने के लिए ये नोटिफिकेशन लाए गए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि इससे जो हमें रीसेंट बैंक करप्सी डिफॉल्ट के केसेस देखने को मिल रहे हैं स्पेशली एविएशन में, उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इंडिया विल बी इमर्ज एज मोर सिक्योर एविएशन मार्केट, कि कोई भी जो कंपनी है इतने ईजिली बैंक करप्सी प्रोसीडिंग्स में नहीं जाएगी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। सेंटर रेजेस कुकिंग गैस सब्सिडी अहेड ऑफ स्टेट एंड नेशनल इलेक्शंस। तो हम सभी को पता है 24 में जनरल इलेक्शन और जनरल असेंबली के जो इलेक्शन हैं वो ड्यू हैं, कई सारे स्टेट्स इलेक्शन भी ड्यू हैं। तो उस कंटेक्स्ट में जो यूनियन कैबिनेट है उसने वेडनेसडे को कुकिंग गैस में जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है उसकी जाती है उसको 200 रुपये से बढ़ा करके 300 रुपये पर सिलेंडर कर दिया है। और अगर आप रेगुलर है न्यूज़ चैनल में तो आपको पता होगा कि जो 200 रुपये सब्सिडी है ये भी अभी रिसेंटली इंक्रीज़ करी गई है। तो अब ये जो 200 रुपये सब्सिडी पर सिलेंडर थी अब इसको इंक्रीज़ करके 300 रुपये कर दिया गया है। और इससे अप्रॉक्सीमेटली 96 मिलियन जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं वो बेनिफिट होंगे। और एक्सपर्ट का ये कहना है कि सीधी सी बात है, ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है जो कि अपकमिंग जनरल इलेक्शंस और स्टेट इलेक्शंस जो हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 5 स्टेट्स में जो इलेक्शंस ड्यू हैं उनको ध्यान में रख करके लिया गया है। So this additional subsidy aims to benefit the rural segment, especially the rural women. Barely a month after government approved the expansion of this PM Ujjwala Yojana scheme, जो 7.5 million women का नंबर अप्रॉक्सीमेटली 103.5 मिलियन तक इंक्रीज करना है ओवर द नेक्स्ट 3 years। इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो वो रूरल इंडिया के हाउस होल्ड्स हैं उनको इस PM उज्ज्वला स्कीम से बेनिफिट कराना है। तब जितने भी उज्ज्वला योजना के PM उज्ज्वला योजना के बेनिफिशरीज हैं जो कि पहले 703 रुपये पे करते थे 14.2 kg की सिलेंडर के लिए अगेंस्ट द मार्केट प्राइस कितना था 903 रुपये, अब उनको 603 रुपये पे करने हैं। एंड डेफिनेटली गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ये सब्सिडी बढ़ाई है तो इसका सीधा सीधा बर्डन हमें गवर्नमेंट के रेवेन्यू पर देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से गवर्नमेंट इस समय पॉपुलिस्ट पॉलिसी और सब्सिडी और वेलफेयर स्कीम्स को अनाउंस कर रही है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा, फिजिकल डेफिसिट टारगेट में। कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही मानना है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का, कि इस फाइनेंशियल ईयर का जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है प्रोबेबली गवर्नमेंट वो अचीव ना कर पाए, वो टारगेट ब्रीच होगा। So this is all about the poll relief. Beneficiaries of Ujjwala Yojana will now have to pay rupees 603 against 903, that is the market price of 14.2 kg cylinder. अब देख लेते हैं some short news articles from Mint. Share chat to raise up to $50 million in bridge round. तो शेयर चैट द शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म बैक्ड बाय गूगल, जिसको गूगल बैक करता है, इज नाउ सीकिंग फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट और अप्रॉक्सीमेटली $2.2 बिलियन के वैल्यूएशन पर $50 मिलियन का फंड रेजिंग एक्सरसाइज करने जा रही है। हालांकि जो $2.2 बिलियन का जो ये वैल्यूएशन है शेयर चैट का, ये पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 23 के वैल्यूएशन से 55% कम है। सो द कंपनी इज लुकिंग टू ब्रिज राउंड ऑफ अराउंड 40 to 50 मिलियन इन प्राइमरी कैपिटल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट में बच कॉल्स फॉर विजिल अबाउट स्टॉक परफॉर्मेंस क्लेम्स। तो जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी पुरी, उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करते हुए अपने कुछ सजेशंस दिए हैं स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स को बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी स्टॉक। तो इन्वेस्टर, उनके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर मस्ट बी कॉशियस अबाउट द स्टॉक परफॉर्मेंस क्लेम्स, स्पेशली ऐसे क्लेम जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और जहां पर ये क्लेम किया जाता है कि जो उनका पैसा है, जो उनका इन्वेस्टेड मनी है, वो 2 दिन में 3 दिन में डबल हो जाएगा या उनको एडिशनल एडवांटेज मिलेंगे। तो इस तरह के जितने भी क्लेम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एडवर्टीजमेंट के थ्रू देखने को मिलते हैं, उन क्लेम्स पर बिलीव करने से पहले, उन स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करने से पहले जो इन्वेस्टर्स हैं दे शुड टेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन। वो पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, बैकग्राउंड जितनी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है उसके बाद किसी भी तरह का डिसीजन लिए।
और इसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में उन्होंने ये भी बोला कि कई सारे जो एडवाइजर्स हैं वो इलीगल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, और उसमें वो किसी स्पेशल तरह के जो स्टॉक्स हैं उनको प्रमोट करते हैं, जबकि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो इस पर्टिकुलर मार्केट माल प्रैक्टिसेस से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ARAI। उस इवेंट में जो हमारे सेबी के चेयरमैन है उन्होंने बोला कि किस किस तरीके से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, उनको अपने राइट, अपने मनी को सिक्योर करना है, और जो रजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं उनको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए इस तरह के फेक एडवाइजर्स और इलीगल एडवाइजर्स को मार्केट से रिमूव करने के लिए। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ, और इसके साथ ही पेज नंबर 4 पर दिया हुआ भी एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो कि GST से ही रिलेटेड है। देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है। GST पैनल मे क्लियर एयर ऑन कॉर्पोरेट गारंटी। तो GST काउंसिल की जो मीटिंग सैटरडे को शेड्यूल है, उस मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट एजेंडाज डिस्कस किए जा सकते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट गारंटी और उस पर लगने वाले टैक्स को लेकर के क्लैरिफिकेशन GST पैनल दे सकता है। सो कॉर्पोरेट गारंटी दैट इज गिवन इन फेवर ऑफ एनी रिलेटेड पार्टी विल बी लायबल फॉर 18% टैक्स, 18% GST एप्लीकेबल होने जा रही है, ऐसा कहना है इंडिविजुअल्स का जो अवेयर है इस मैटर में कि GST पैनल अप्रॉक्सीमेटली 18% GST लगा सकता है कॉर्पोरेट गारंटीज पर ऑन 1% ऑफ द अमाउंट गारंटीड और ऑन द एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। हालांकि पर्सनल गारंटी पर अभी के लिए फिलहाल कोई GST एप्लीकेबल नहीं किया जा रहा है, सिर्फ ये कॉर्पोरेट गारंटीज पर एप्लीकेबल है। So what is this corporate guarantee? It is very common term that is used in corporate world. It is basically an arrangement where the parent entity agrees to act as a guarantor for its subsidiary company or a group entity while securing loan, finance and debt from any financial institution. तो किसी भी सब्सिडरी को या छोटी कंपनी को या ग्रुप कंपनी को या ग्रुप एंटिटी को जब लोन सिक्योर करना होता है तो उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो एज अ गारंटर एक्ट करती है, और इसी गारंटी सर्विसेज पर अब 18% का GST जो है वो एप्लीकेबल होगा। इट मीन्स अगर कोई भी कॉर्पोरेट किसी भी कंपनी के लोन के लिए गारंटी देती है तो उस पर अब उसे 18% का GST लगाना पड़ेगा। हालांकि पर्सनल गारंटी को लेकर के ऐसा कोई भी GST अभी सोचा नहीं गया है, ऐसा कोई भी GST एप्लीकेबल नहीं होगा। और वंस दिस पर्टिकुलर प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड on Saturday meeting, this will be issued through circular, और टैक्सेशन और वैल्यूएशन रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं यहाँ पर कॉर्पोरेट और पर्सनल गारंटी के वैल्यूएशन को लेकर के, टैक्सेबिलिटी को लेकर के जितने भी इश्यूज हैं उनको क्लैरिफाई किया जाएगा प्रोबेबली इस अपकमिंग GST काउंसिल की मीटिंग में। तो टैक्स को लेकर के, पर्सनल गारंटी और जो कॉर्पोरेट गारंटी को लेकर के जो इश्यूज और डिस्प्यूट जनरेट होते हैं बिटवीन रिलेटेड पार्टीज, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए जो ये नया नोटिफिकेशन होगा दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। So this is the issue that currently transaction between the related party in course of the business are treated as supply and liable for GST, and the rule doesn't give clarity on taxing the activity in case of no consideration is provided to the related party deals. और अगर टैक्स की बात करें तो टैक्स को लेकर के डिफरेंट प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं टैक्स अथॉरिटीज़ के बीच में, तो कई बार डिस्प्यूट भी अराइज हो जाते हैं कॉर्पोरेट गारंटीज को लेकर के और टैक्सेबल वैल्यूएशन को लेकर के। So probably in this upcoming GST Council meeting, GST Council may approve the inclusion of a clause in the rule, और जहाँ पर ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि कॉर्पोरेट गारंटीज़ में इंक्लूड होंगी और वैल्यूएशन उनका कैसे किया जाएगा, किस एस्पेक्ट पर टैक्स लगाया जाएगा। हालांकि 18% टैक्स लगाया जाएगा इसको लेकर के न्यूज़ आ रही है, लेकिन वैल्यूएशन का क्या एस्पेक्ट होगा, किसके बेसिस पर टैक्स लगेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं अपकमिंग GST काउंसिल की मीटिंग में कंसीडर करी जा सकती हैं। अब इसके साथ एक और न्यूज़ है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 4 पर ये न्यूज़ दी हुई है, GST काउंसिल में कंसीडर जीरो टैक्स ऑन मिलेट मिक्स। तो अपकमिंग सैटरडे को जो GST काउंसिल की मीटिंग है उस पर्टिकुलर मीटिंग में GST काउंसिल कॉर्पोरेट गारंटी के अलावा मिलेट जो बेस्ड जो मिक प्रोडक्ट हैं, जो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट मिक्सेज हैं, उन पर कितना टैक्सेशन लगेगा इस इशू को भी डिस्कस कर सकती है। हालांकि अगर मिलेट की बात है तो मिलेट मिक्स जो है वो बहुत टाइम से लॉन्ग पेंडिंग इशू है, इसको लेकर के इंडस्ट्री और कई सारे टैक्स अथॉरिटीज़ के बीच में कई टाइम से अलग अलग डिमांड चल रही है। लेकिन अब इस पर्टिकुलर GST काउंसिल की मीटिंग में ऐसा कहा जा रहा है कि GST काउंसिल मिलेट मिक्स को लेकर के कोई यूनानिमस कंसेंसस पर आ सकती है और जो भी टैक्स रेट एप्लीकेबल होंगे
उनको लेकर क्लैरिटी आएगी। तो मिलेट के अलावा कई सारे और भी फूड आइटम्स हैं जिन पर टैक्सेशन को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एंड अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज द ऑल पावरफुल जीएसटी काउंसिल माइट अप्रूव द जीरो टैक्स। ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 0% टैक्स जो है वो एप्लीकेबल कर दिया जाए मिलेट प्रोडक्ट पर कंप्राइजिंग एटलीस्ट 70% प्रोडक्ट। तो ऐसे जितने भी जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, स्पेशली जो मिक्स आते हैं, जनरली हम इस तरह के मिक्स जो हैं वो ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं। तो अगर 70% से ज़्यादा उस प्रोडक्ट में मिलेट है, यानी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट में अगर 70% से ज़्यादा मिलेट है, तो उस पर 0% टैक्स जो है वो प्रपोज्ड किया जा रहा है, अगर प्रोवाइडेड दैट वो लूजली सोल्ड किया जा रहा है, मतलब किसी पैकेज में नहीं है, लूजली सोल्ड किया जा रहा है, सीधे सीधे वे करके सेल किया जा रहा है, तो उस पर 0% टैक्स एप्लीकेबल होगा। अगर वो पैकेज्ड है या लेबल्ड है या ब्रांडेड है तो उस पर 12% का टैक्स लगाया जाएगा उस मिलेट मिक्स पर। हालांकि ये अभी सिर्फ स्पेक्यूलेशन है, लेकिन ये जितने भी जो 0% और 12% का जो स्लैब रखा गया है, दिस इज एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द फिटमेन कमेटी और फिटमेन पैनल। इसके अलावा ईवी बैटरीज पर भी टैक्सेशन को लेकर के डिस्कशन हो सकता है। टोबैको प्रोडक्ट्स पर यूनिफॉर्म सेस लगाने पर भी डिस्कशन हो सकता है। एरेटेड जो बेवरेजेस हैं, जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, उन पर सेस कंसेशन को लेकर के, सेस कंसेशन को लेकर के भी डिस्कशन हो सकता है। तो कई सारे जो इश्यूज हैं वो इस पर्टिकुलर अपकमिंग जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिस्कस किए जा सकते हैं। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 that is given on page number 4 of Business Standard. House panel summons social media formed. The Parliamentary Standing Committee on Communication and IT has summoned the major digital platforms. तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है जो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इशूज़ में डील करती है, उनसे रिलेटेड बिल्स पर अपने डिस्कशन करती है, उस पर्टिकुलर स्टैंडिंग कमेटी ने कई बड़ी बड़ी जो मेजर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बुलाया है, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, जिसको हम पहले ट्विटर के नाम से भी जानते थे, इन सारे बड़े बड़े नाम का इंक्लूजन है, बड़े बड़े नाम हैं, इन सबको बुलाया गया फॉर अ मीटिंग, एक मीटिंग के लिए, जहां पर कई सारी जो माल प्रैक्टिसेस हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के एरिया में, डिजिटल स्पेस में जो प्रेवलेंट हैं, उनको लेकर के डिस्कशन होगा। तो 9 अक्टूबर को मुंबई में ये मीटिंग शेड्यूल करी गई है, जहां पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बड़ी बड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनीज को बुलाया है, जहां पर कई सारी मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस, कंटेंट रिलेटेड इश्यूज पर डिस्कशन किया जाएगा। और इसके लिए वेडनेसडे को एक लेटर भी इशू किया गया है, जहाँ पर कई सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर किए गए हैं, और यूट्यूब, एक्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म से इन क्वेश्चंस पर आंसर लिया जाएगा। हालांकि कहा जा रहा है इसमें कई सारे इंडियन एप्लीकेशन या इंडियन ऐप डेवलपर जैसे कि कू, शेयर चैट और डेली हंट जैसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जा सकता है। And this development is very important amidst the report of the government drafting the Digital India Bill to replace the Primary Digital Law और IT Act 2000। तो IT Act 2000 को रिप्लेस करने की जो स्पेकुलेशन चल रही है उस कंटेक्स्ट में, उसको रिप्लेस गवर्नमेंट जो डिजिटल इंडिया बिल लाने की बात कर रही है, तो उसी में ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी उसी कंटेक्स्ट से प्रोबेबली डिस्कशन हो सकता है। हालांकि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिफरेंट कंपनीज के वो आएंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और IT एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये सारे मिल करके इस पर्टिकुलर इशू पर, कंटेंट रिलेटेड इश्यूज पर, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस पर डिस्कशन करेंगे। और जो क्वेश्चंस हैं वो उनकी सर्विसेज, उनके अप्रोच को लेकर किस तरह से वो कंटेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैनेज करते हैं, कैसे रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, इस तरह के इश्यूज पर डिस्कशन होगा, और जिससे कि डिजिटल इंडिया बिल का जो अर्ली ड्राफ्ट है वो प्रिपेयर किया जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट में गवर्नमेंट जो है वो ट्रैक, मॉनिटर, इंटरसेप्ट, मॉडरेट और रिमूव, ये सारे जितने पावर हैं ऑनलाइन कंटेंट से रिलेटेड, इन सब पावर को गवर्नमेंट एक्वायर करने जा रही है इस नए बिल में। इट मीन्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट कैन track any content, government can monitor any content, government can intercept any content, government can moderate any content, government can remove any content। ये सारी पावर जो है इस नए बिल में गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को दी जा रही है, उसी से रिलेटेड डिस्कशन इस अपकमिंग मीटिंग में होगा। सो दीज आर द डेवलपमेंट
and these are the main agendas that are going to be discussed in upcoming meeting. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 that is given on page number 6 of Business Standard. Oil at $100 per barrel would be organized chaos पूरी. तो रिसेंटली ओपेक प्लस कंट्री और रशिया ने जिस तरीके से प्रोडक्शन कट अनाउंस किया है और उसके बाद से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसी को लेकर के एक डिस्कशन पैनल में जो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर है मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने बोला है कि दिस पर्टिकुलर प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इज एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड क्योस. ये जानबूझकर एक क्योस क्रिएट किया जा रहा है, और अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस 100 पर बैरल या उससे ऊपर पहुंचे तो डेफिनेटली इट इज प्रॉबरली ऑर्गेनाइज्ड क्योस और सप्लाई डिसरप्शन दैट इज कॉज्ड बाय द ओपेक प्लस और रशियन साइड्स. और ऐसा नहीं है कि अगर ऑयल के प्राइसेस $100 पर बैरल से ऊपर जा रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट हमें सिर्फ जो ऐसे कंट्रीज हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं उन पर देखने को मिलेगा. इवन जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा. नो वन इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइज्ड क्योस एज पर अवर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर. और अगर इंडिया की डिपेंडेंसी की बात करें तो इंडिया इंपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ इस क्रूड ऑयल दैट इज वर्थ $101 बिलियन एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम ओपेक कंट्रीज और ओपेक नेशन. पैंडेमिक के बाद से जिस तरीके से ऑयल प्राइसेस में क्रैश देखने को मिला था, तो उसको लेकर के जो हमारे मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि द वर्ल्ड शुड कम टुगेदर टू स्टेबलाइज द प्राइसेस टू मेक इट सस्टेनेबल फॉर प्रोड्यूसर्स एज वेल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोड्यूसर सिर्फ जो खरीद रहे हैं वो कंट्रीज इंपैक्ट करेंगे, उनकी इकोनॉमीज इंपैक्ट करेंगी, जो प्रोड्यूसर्स की भी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगी, क्योंकि वो भी ये जानते हैं और उन्होंने पैंडेमिक में इस पर्टिकुलर सिचुएशन को फेस किया है कि अगर ऑयल के प्राइस क्रैश करते हैं तो उनकी इकोनॉमी किस तरीके से डिस्टेबलाइज हो सकती है. सो दिस इज द रिएक्शन बाय आवर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर. अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड. लीज्ड एयरक्राफ्ट फ्लाई आउट ऑफ IBC एम्बिट. इस न्यूज़ को हम ऑलरेडी मिनट में कवर कर चुके हैं कि जो लीज्ड एयरक्राफ्ट हैं, एयर इंजन जैसे जो सेक्टर्स हैं उन पर IBC के कुछ प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे. IBC बोर्ड ने फिलहाल के लिए उनको कुछ रिलैक्सेशन दिया है और इसका सीधा इम्पैक्ट हमें गो फर्स्ट के अपकमिंग बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में देखने को मिलेगा. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. गो फर्स्ट फॉल आउट लीज्ड एयरक्राफ्ट फ्लाई आउट ऑफ IBC एम्बिट. ये न्यूज़ भी हम वही इसी के एक्सटेंशन में ही है ये न्यूज़. इस न्यूज़ को भी हम कवर कर चुके हैं कि किस तरीके से जो नया पर्टिकुलर IBC का जो नया नोटिफिकेशन आया है उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के तहत किस तरीके से जो एयरक्राफ्ट लेसर्स हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड किया गया है, और इस पर्टिकुलर सेक्शन 14 के एग्जाम्शन के बाद किस तरीके से जो गो फर्स्ट का है वो हमें उसकी प्रोसीडिंग्स उसकी बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स इम्पैक्ट करेंगे. तो डेफिनेटली कई सारे एक्सपर्ट का कहना दिस इज फॉर फॉल आउट फॉर गो फर्स्ट के लिए दिस पर्टिकुलर न्यू नोटिफिकेशन इज नॉट गुड. हालांकि मेजर रिलीफ प्रोवाइड किया गया है एयरक्राफ्ट लेसर्स को. तो जब गो फर्स्ट के जो लेसर्स हैं उनके पास अब ज़्यादा राइट है इन कंपैरिजन टू अदर बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. इंडिया जापान लॉन्च $600 मिलियन फंड फॉर क्लाइमेट प्रोजेक्ट. तो नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड दैट इज NNIIF, that is a state-owned entity, unveiled $600 million, that is 4,900 crore India Japan fund on Wednesday. तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने $600 मिलियन का इंडिया जापान फंड जो है वो अनवील किया है वेडनेसडे को. और ये जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन JBIC जो कि एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जापान का, जिसको जापानीज गवर्नमेंट का बैक प्रोवाइड है, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये कोलैबोरेशन किया गया है. एंड दिस मार्क्स NIF's इनॉग्रल बायलैटरल फंड. तो जो भी $600 मिलियन का जो ये फंड ज्वाइंट फंड और बायलैटरल फंड और इनॉग्रल बायलैटरल फंड बाय NIF जो भी अनवील किया गया है, इसमें 51% जो कंट्रीब्यूशन है वो JBIC को, JBIC दैट इज जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, और जो रिमेनिंग 49% कंट्रीब्यूशन है दैट विल कम फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट सच एज NIF और अदर एंटिटीज. और कहाँ यूज़ होना है इसका? डेफिनेटली फॉर कंजर्वेशन सेक्टर इनकम्पासिंग रिन्यूएबल एनर्जी, ई मोबिलिटी, सर्कुलर इकोनॉमी लाइक वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट जैसे सेक्टर में ये पैसा या ये इन्वेस्टमेंट यूज़ किया जाएगा. तो इंडिया एंड जापान कोलैबोरेट कर रहे हैं 4,900 करोड़ के क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. नीड टू एडजस्ट PLI फॉर
फ्यू सेक्टर सेज नीति मेंबर। जैसा कि हम सभी जानते हैं अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14 सेक्टर्स में जो PLI स्कीम है वो लॉन्च करी गई है आफ्टर पेंडेमिक। और उस PLI स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। पर्पस क्या है? इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया को एक एक्सपोर्ट हब के फॉर्म में डेवलप करना। क्योंकि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी इकोनॉमी अगर डेवलप करती है तो उसके अपने प्राइमरी सेक्टर से फिर वो अपने सेकेंडरी सेक्टर में जाती है, सेकेंडरी से फिर अपने वो टर्शरी सेक्टर में आती है। तो ये जनरली चेन रहती है। इंडिया के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। इंडिया के केस में हम प्राइमरी सेक्टर से सीधे टर्शरी सेक्टर में मूव कर गए हैं, यानी एग्रीकल्चर से सीधे हम सर्विस सेक्टर में मूव कर गए हैं। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो दैट इज मिसिंग या उतना वो डेवलप नहीं हो पाया है। इसलिए करंट गवर्नमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करे, जिससे कि हमारी डिपेंडेंसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को लेकर के अदर कंट्रीज पर रिड्यूस हो। और पैंडेमिक को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ किया गया था इस तरह के रिफॉर्म लाने के लिए। और उसके बाद से कई सारी PLI स्कीम हमें डिफरेंट सेक्टर्स में देखने को मिली। उन्हीं PLI स्कीम जो कि टेलीकॉम से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल, फैब्रिकेशन जो चिप्स हैं उन पर सब पर एप्लीकेबल है, उसको लेकर के जो नीति आयोग के मेंबर्स हैं उन्होंने बोला है, एक नीति आयोग मेंबर उन्होंने बोला है मिस्टर अरविंद वीरमानी, उनका ये कहना है कि जो ये PLI स्कीम आई है ये कुछ सेक्टर में इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है, स्पेशली टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में। So the idea was good for electronic and telecommunication, where China account for 40% of the global market. Initially ये आई तो इलेक्ट्रॉनिक से ही, लेटर ऑन इसको अलग अलग सेक्टर में इम्प्लीमेंट किया गया था। बट जिस तरीके से अदर सेक्टर में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और हमें अदर 14 दो सेक्टर्स के अलावा जो अदर सेक्टर्स हैं जहाँ पर PLI स्कीम एप्लीकेबल करी गई उसमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। और कई सारे उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी हैं। PLI स्कीम वॉज डिजाइन टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव टू रीच दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो जो कन्वेंशनल सब्सिडी है उसको थोड़ा सा चेंज करके गवर्नमेंट सेक्टर वाइज मॉडिफिकेशन करे, ऐसा कहना है नीति आयोग के मेंबर का। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। RBI फॉर्म्स वर्किंग ग्रुप ऑन ECL। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एक्सटर्नल वर्किंग कमेटी या एक्सटर्नल वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया है। किस लिए कॉन्स्टिट्यूट किया है? ऑन एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, जिसको हम ECL शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क फॉर लोन लॉस प्रोविजनिंग बाई बैंक्स। तो जो बैंक्स में जो लोन लॉस पर जो प्रोविजनिंग करी जाती है, जो NPA पर जो प्रोविजनिंग करी जाती है, उस प्रोविजनिंग में कुछ मॉडिफिकेशन के लिए, रिकमेंडेशन के लिए एक एक्सटर्नल वर्किंग कमेटी, एक्सटर्नल वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। और पर्पस क्या है? द पर्पस इज टू गैदर द इंडिपेंडेंट इनपुट on some of the technical aspect having the bearing on significant transition involved and the regulator said on Wednesday। तो बेसिकली कई सारे जो टेक्निकल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं लोन की प्रोविजनिंग पर, उन इश्यूज पर इंडिविजुअल इनपुट गैदर करना। और ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जो ये वर्किंग ग्रुप है ये अपनी रिकमेंडेशन देगा लोन प्रोविजनिंग को लेकर के। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्किंग ग्रुप? मिस्टर आर नारायण स्वामी, हु इज अ फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ IIM बैंगलोर। इसके अलावा 8 से 6 और मेंबर्स हैं जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स, बिजनेस स्कूल से कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बेसिकली ये कई सारे, ये जो वर्किंग ग्रुप है ये कई सारे प्रिंसिपल जो है डेलिनेट करेगा लोन प्रोविजनिंग को लेकर के, क्रेडिट रिस्क मॉडल को लेकर के, और किस तरीके से बैंक्स में जो क्रेडिट लॉस है उसको असेस किया जाए, किस तरीके से उसको मेजर किया जाए और किस तरीके से लोन प्रोविजनिंग करी जाए जो कि एफिशिएंट हो, बैंक्स के जो असेट्स हैं वो वेस्ट ना हो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गोयल टू टॉक इन्वेस्टमेंट चैलेंजेस ऑन UAE विजिट। तो इंडिया और UAE जो है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कई सारे चैलेंजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं, स्पेशली ऐसे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चैलेंजेस जो कंपनीज फेस करती हैं। इट मीन्स UAE की कंपनी इंडिया में फेस करती है, इंडियन कंपनीज UAE में फेस करती हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चैलेंज। तो इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए दोनों ही कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि अपकमिंग नेक्स्ट 2 डेज में ये इस पर्टिकुलर इशू पर डिस्कशन किया जाएगा। तो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल विल बी ऑन 2-day विजिट टू वेस्ट एशियन नेशंस, जहां पर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चैलेंजेस जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। द मिनिस्टर विल को चेयर द 11th इंडिया UAE हाई लेवल टास्क फोर्स इन्वेस्टमेंट मीटिंग, दैट इज HLTFI। और उसमें कई सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चैलेंजेस डिस्कस किए जाएंगे और उनको ओवरकम करने की बात कही जाएगी। So this is all for today. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.